Guys, this case is one of the most horrifying and disturbing case in history. So if you are that person जिसका दिल कमजोर है, please don't watch this video. 1989 के स्टार्टिंग में जापान के टोक्यो में मेट्रोपॉलिटन पुलिस स्टेशन ने दो लड़के हिरोशी मियानो और जो ओगुरा को एक 19 साल की लड़की के गैंग रेप केस के लिए अरेस्ट किया। उन दिनों पुलिस एक डबल मर्डर मिस्ट्री केस की भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इन लड़कों का नाम पहले भी काफ़ी सारे केसेस में आ चुका था, इसीलिए पुलिस को इन पर भी शक था और अपना शक दूर करने के लिए पुलिस ने इनसे उस बारे में पूछ लिया। पर पुलिस को ये नहीं पता था कि ये एक ऐसे केस का राज खोल देगा जो कि ना तो अब तक पुलिस के पास रजिस्टर था और ना ही किसी और को इसके बारे में पता था। हिरोशी मियानो को पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान लगा कि उसके साथी जो ओगुरा ने पहले ही पुलिस से सब कुछ कन्फेस कर लिया है, इसीलिए वो घबरा गया और उसने पुलिस से सब कुछ कन्फेस कर लिया। उसने कन्फेस किया कि हाँ, वो मानता है कि उन्होंने एक लड़की का मर्डर किया है। बट पुलिस कंफ्यूज थी क्योंकि वो उससे किसी और केस के बारे में बात कर रही थी। पुलिस ने जब उससे कंफ्यूज होकर पूछा कि वो किस बात में बात कर रहा है, तो उसने जुनको फुरुटा का नाम लिया। उसने कहा कि उसने और उसकी गैंग ने जुनको फुरुटा का मर्डर किया है और उसकी बॉडी को एक कंक्रीट ड्रम के अंदर डिकम्पोज कर दिया। पुलिस काफ़ी ज़्यादा शॉक थी क्योंकि वो इंटेरोगेशन किसी और केस के लिए कर रहे थे, बट अब एक उससे भी ज़्यादा डार्क, उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और उससे भी ज़्यादा हॉरिफाइंग केस का राज खुल चुका था। हिरोशी मियानो के बयान के मुताबिक पुलिस कोटो के वकासु में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जहां पहुंची, जहां उन्हें एक कंक्रीट ड्रम मिला, जैसा कि हिरोशी मियानो ने उन्हें बताया था। एक पुलिस ऑफिसर ने अपनी हैवी ड्रिल से उस ड्रम को तोड़ना स्टार्ट किया। ड्रिल के चलने की आवाज़ अब एक डिस्टर्बिंग इको साउंड की तरह सुनाई दे रही थी। पहले तो कंक्रीट काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, पर जैसे जैसे कंक्रीट टूटती गई, एक अजीब सी स्मेल, एक अजीब सी बदबू हवा में फैलने लगी। जैसे जैसे कंक्रीट टूटकर नीचे गिर रही थी, ऑफिसर्स शॉक हो रहे थे। उस कंक्रीट के अंदर जुनको फुरुटा की लाश थी, बट वो लाश इंसानी रूप में नहीं थी। जुनको फुरुटा इस कदर जुल्म और टॉर्चर से गुजरी थी कि उसकी लाश अब पहचानने के काबिल नहीं थी। उसका असली रूप दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसका चेहरा सूज चुका था, कपड़े बदन से चिपक चुके थे, जगह जगह पर जलने के और इंजरीज के निशान थे। वो इतनी ज़्यादा बुरी हालत में थी कि कुछ ऑफिसर्स उसे देखकर वहीं पर बेहोश हो गए। वो ड्रम, जो पहले एक मामूली सा मेटल ड्रम लग रहा था, अब एक हॉरर स्टोरी में बदल चुका था। वेलकम टू द शो। माय नेम इज अफदल सिद्दीकी एंड टुडे वी आर डाइविंग इनटू द केस ऑफ जुनको फुरुटा। 18 जनवरी 1971 में पैदा हुई जुनको फुरुटा मिसातो साइतामा प्रेफेक्चर की रहने वाली थी। वे अपने मम्मी पापा और दो भाइयों के साथ रहती थी। वे याशियो मिनामी स्कूल में सीनियर थी और पार्ट टाइम एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी ताकि वो अपनी ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसे इकट्ठे कर सके। जुनको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एक इलेक्ट्रिक शॉप में काम करने वाली थी। उसके स्कूल में हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे, इसीलिए अपने क्लासमेट्स और टीचर के बीच में वो हमेशा फेमस रहती थी। इसके अलावा वो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसकी वजह से काफ़ी लड़कों से उसको प्रपोजल आते रहते थे। बट वो एक शरीफ लड़की थी। उसने ना तो कभी स्मोकिंग की थी और ना कभी ड्रग्स को हाथ लगाया था। उसके अंदर वो सारी खूबियाँ थी जो एक माँ बाप अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं। 25 नवंबर 1988 शाम का वक्त था। अंधेरा चारों तरफ छा चुका था। ठंडी हवा सरसर चल रही थी। मियानो और मिनाटो मिसातो की गलियों में घूम रहे थे। उनका इरादा लोकल औरतों को लूटना और उनका रेप करने का था। ये एक रात थी जो इंसानियत के लिए एक काली दास्तां बन गई। इसी दौरान उनकी नज़र जुनको फुरुटा पर पड़ी, जो अपना पार्ट टाइम जॉब खत्म करके अपने घर पर जा रही थी। उसके मासूम चेहरे को देखकर और अकेली लड़की को चलते हुए देखकर मियानो और मिनाटो ने अपना शिकार तय कर लिया। मियानो के कहने पर मिनाटो ने फुरुटा को साइकिल से धक्का मारकर गिरा दिया
और वहां से भाग निकला। मियानो फ्रूटा के सामने अपने आप को हीरो दिखाते हुए वहां पर आया और ऐसा शो करने लगा कि उसने अटैक कोइंसिडेंटली देख लिया है। उसने फ्रूटा को हेल्प ऑफर की और उसे घर छोड़ने के लिए कहने लगा। फ्रूटा को लगा कि ये भरोसेमंद आदमी है, ये एक मददगार है जो कि जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है, इसीलिए वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो गई। पर ये फ्रूटा की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मियानो फ्रूटा को एक वेयरहाउस में लेकर चला गया और वहां पर जाकर उसने फ्रूटा को धमकाया कि वो याकुजा का मेंबर है और अगर फ्रूटा ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसका और उसकी फैमिली का बहुत बुरा हाल करेगा। उस टाइम पर याकुजा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वालों का जापान के अंदर एक सिंडिकेट था और मियानो उसका एक छोटा सा मेंबर था। उसके बाद हिरोशी मियानो फ्रूटा को एक टैक्सी कर अदाची होटल में लेकर गया। टैक्सी के होटल के सामने रुकने पर फ्रूटा की आंखों में डर और कंफ्यूजन थी, बट उसके सामने बैठा हिरोशी मियानो उसकी इस हालत के मजे ले रहा था। होटल के एक छोटे से रूम में ले जाने के बाद उसने फ्रूटा का रेप किया। वो बेचारी दर्द और तकलीफ से चीखती रही, बट हिरोशी मियानो के लिए उसका सिर्फ एक पावर ट्रिक था। ये सब करने के बाद उसने अपने गैंग मेंबर मिनाटो और ओगुरा को फोन किया और उसने ये सब कुछ इस तरीके से बताया जैसे कि ये उसकी कोई अचीवमेंट हो। ओगुरा ने उसके बाद जो कहा उसने बात और भी हॉरिफाइंग कर दी। उसने कहा कि जुनको फ्रूटा को जाने मत देना, उसे यहाँ पर हमारे पास लेकर आओ। 26 नवंबर 1988 सुबह के वक्त हिरोशी मियानो जुनको को एक पार्क लेकर गया जो कि होटल के पास था। वहां पर जो ओगुरा, शिंजी मिटानो और यासुशी वतनबे पहले से ही बैठे हुए थे। उन्हें देखकर जुनको फ्रूटा और भी ज्यादा घबरा गई। उसको पता चल चुका था कि ये लोग उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाले हैं। वो लोग जुनको के चारों तरफ घूमते हुए उसको धमका रहे थे। वो उसको कह रहे थे कि हमें पता है तुम कहाँ पर रहती हो, तुम्हारी फैमिली क्या काम करती है। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो याकुजा उन सबको खत्म कर डालेगा। जुनको बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे, बट जो दरिंदे उसके सामने खड़े थे उनकी आंखों में सिर्फ मजा था। मिनाटो ने हिरोशी से जुनको को उसके घर के दूसरे फ्लोर पर रखने के लिए कहा। जुनको के लिए मिनाटो का घर अब पूरी तरीके से जहन्नम बनने वाला था। जुनको को मिनाटो के घर पर लेकर जाया गया। वहां पर 40 दिन के लिए उसको कैद रखा गया। हर दिन जुनको के लिए किसी जहन्नम से कम नहीं था। हर दिन उसकी रूह को तोड़ा जा रहा था। वहां पर अलग अलग तरीके से उसको टॉर्चर किया जा रहा था, बट उसके कैप्टन्स के लिए यह सिर्फ एक गेम था, एक सैडिस्टिक गेम। 27 नवंबर 1988 जुनको के घर पर वापस न आने पर जुनको के पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेंट की, बट जिस गैंग ने जुनको को किडनैप करके रखा था, जो उसको टॉर्चर कर रहे थे, उनको इस बात का अंदाजा पहले से ही था। इसीलिए उन्होंने जुनको को डराकर धमकाकर उसके पेरेंट्स को कॉल करवाया और जुनको से कहलवाया, माँ मैं सेफ हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, आप मेरी टेंशन मत लेना। जुनको के पेरेंट्स को जुनको की वॉइस में ट्रेम्बलिंग लगी, बट उनकी ये सोचने की हिम्मत नहीं हुई कि उनकी बेटी इतनी बड़ी मुसीबत में हो सकती है। मिनाटो के पेरेंट्स भी कभी कभी घर पर होते थे जहां पर जुनको को किडनैप किया हुआ था, बट जब वो घर पर होते तो जुनको को मिनाटो की गर्लफ्रेंड की तरह रहने पर मजबूर किया जाता, और जब मिनाटो के पेरेंट्स घर से बाहर चले जाते तो उस गैंग का असली चेहरा फिर से सामने आ जाता। गैंग मेंबर रोज जुनको को अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते, रोज जुनको का रेप करते, और जुनको सिर्फ ये सब सहने के लिए मजबूर थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि मिनाटो के पेरेंट्स घर पर हैं लेकिन फिर भी जुनको को टॉर्चर किया जा रहा है। आखिर ऐसे में मिनाटो के पेरेंट्स ने कुछ क्यों नहीं किया? बाद में एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मिनाटो के पेरेंट्स अपने बेटे के बिहेवियर, वायलेंस बिहेवियर और उसके याकुजा के कनेक्शन से डरते थे। इसीलिए उन्होंने इस बात को राज रखने का ही फैसला किया था, यानी कि जुनको के मर्डर में और उसके टॉर्चर में कहीं ना कहीं मिनाटो के पेरेंट्स का भी हाथ था। 28 नवंबर 1988
गैंग के 2 और मेंबर टेत्सुओ नाकामारा और कोइची इहारा मिनाटो के घर पर आए। उस रात जुनको का गैंग रेप हुआ। वो दर्द से चिल्लाती रही, पर उसकी किसी को भी परवाह नहीं थी। वो सिर्फ एक मजे का सामान बन चुकी थी। बट उस रात बात सिर्फ रेप तक नहीं रुकी। मिनाटो ने एक रेजर लिया और जुनको के पब्लिक उसके हेयर को, उसके सिर को शेव कर दिया। इसके बाद एक लाइटर लिया और उसके जेनेटाइल एरिया को जला दिया। वो दर्द से चिल्लाती रही। वो उसको छोड़ने की भीख मांगती रही। बट उन दरिंदों के लिए ये सिर्फ एक मजाक था और मजे का एक रास्ता था। दिसंबर के स्टार्टिंग में जुनको ने एक बार भागने की कोशिश की। उसने मिनाटो के घर से फर्स्ट फ्लोर पर आई और पुलिस को कॉल किया। बट पुलिस उसका कॉल उठाती उससे पहले ही मिनाटो ने उसको पकड़ लिया। और जब पुलिस का दोबारा कॉल आया तो मिनाटो ने कहा कि ओरिजिनल कॉल गलती से लग गया था। अब क्योंकि जुनको ने भागने की कोशिश की थी, इसीलिए उन दरिंदों ने उसकी सजा और भी ज्यादा बढ़ा दी। उसको खूब मारा पीटा गया। मिनाटो ने एक लाइटर लेकर उसके एंकल्स जला दिए, उसकी आईलिड्स जला दी, उसको उनके सामने मास्टरबेट करने और नंगा डांस करने के लिए मजबूर किया। फिर उन्होंने जुनको से नकली अल्कोहल और पेंटथिना के फ्यूम्स इनहेल करवाए। उन्होंने ना सिर्फ जुनको के बदन को बल्कि उसकी रूह को भी तोड़ दिया था। हर दिन जुनको के लिए एक नया टॉर्चर तैयार रहता था। उन्होंने जुनको के बदन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा था जहां पर उसको इंजरीज ना हो। उसके बदन पर कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जिसने दर्द ना सहा हो। उसके वजाइना और अनस में बड़े बड़े मेटल रोड्स और ग्लास बॉटल डाल देते थे और उसको ऐसे ही छोड़ देते थे, जिसकी वजह से उसके अंदर का काफी ज्यादा पार्ट डैमेज हो चुका था। उसे जबरदस्ती अल्कोहल, मिल्क और वाटर पिलाया जाता था जब तक उसका पेट फूलकर टाइट नहीं हो जाता था। उसके चेहरे पर, उसकी आई लिड्स पर लाइटर फ्लूइड डालकर उनको जलाया जाता था। उसकी पैर की हड्डियों को फ्रैक्चर कर दिया था और उसके बाद उससे चलने के लिए कहा जाता था। अगर वो मना करती तो उसको बहुत मारा पीटा जाता था। दिसंबर के एंड तक जुनको माल नरिश्ड हो चुकी थी। अब सिर्फ उसकी हड्डियां ही दिखाई देती थी। उससे ना तो खड़ा हुआ जाता था और ना ही कहीं पर चला जाता था। अब सिर्फ वो फ्लोर पर ही पड़ी रहती थी। वहीं पर वो टॉयलेट भी कर दिया करती थी। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब उसकी बॉडी से बदबू आने लगी थी। उसकी बॉडी पर हर जगह जलने और मारने के निशान हो चुके थे। जुनको अपने कैप्टर्स से हर दिन अब सिर्फ एक ही चीज मांगती थी, वो थी मौत। वो कहती थी, मुझे मार दो, मैं और नहीं जीना चाहती। 4 जनवरी 1989 एक महाजोंग गेम में पैसा हारने की वजह से मियानो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका ये सारा गुस्सा अब जुनको फुरुटा पर निकलने वाला था। उस रात उसने जो किया वो इंसानियत के नाम पर एक कलंक था। उसने एक कैंडल जलाई जो कि रूम में एक डरावना माहौल कर रही थी और उसका गरम गरम वैक्स जुनको के चेहरे पर डालने लगा। जुनको दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही, पर इसका मियानो पर कोई भी असर नहीं पड़ा। फिर उसने 2 और छोटी कैंडल जलाई और जुनको की आंखों पर रख दी। उसने उसका गरम मैक्स जुनको की आंखों में ही जा रहा था। जुनको ने थोड़ी बहुत अपने आप को बचाने की, हिलने की कोशिश की, बट उसमें इतनी जान नहीं बची थी कि वो जरा सा भी हिल पाए। इसीलिए जुनको खामोश हो गई। इसके बाद बेशरम बनते हुए मियानो ने उसे खुद का यूरिन पीने के लिए कहा। मियानो ये सब करने के बाद जोर जोर से हंस रहा था। दूसरी तरफ जुनको की हालत गिरती ही जा रही थी। दर्द और मारपीट का सिलसिला सिर्फ यही नहीं रुका। उसने जुनको को उठाया और जोर से किक मारी। जुनको सामने पड़े एक स्टीरियो यूनिट पर जाकर लगी, जिसकी वजह से उसकी काफी हड्डियां टूट गई। बट मियानो यहीं पर नहीं रुका। उनके हाथ खून से ना रंगे, इसीलिए उन्होंने अपने हाथों पर प्लास्टिक बैग्स चढ़ा लिए और उसके बाद जुनको को मुक्को और लात से मारना स्टार्ट किया। उसकी काफी सारी हड्डियां तोड़ दी। फिर एक एक्सरसाइज बॉल से उसको मारने लगे। एक्सरसाइज बॉल
उसके पेट पर ऊपर से बार बार गिरा रहे थे। जुनको की हालत अब इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसके पेट पर बार बार एक्सरसाइज बॉल गिरने की वजह से उसको इंटरनल ब्लीडिंग और भी ज्यादा बढ़ गई थी। बट मियानो का जुनून सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उसने जुनको के ऊपर लाइटर फ्लूइड और गरम गरम वैक्स गिराया और उसको जिंदा जला दिया। जुनको ने अपने आप को बचाने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश की, बट उन्होंने उसको पहले ही इतना मार दिया था कि वो हिल भी नहीं पाई। और 2 घंटे चले इस मारपीट के बाद जुनको ने इस दुनिया से अपनी आखिरी सांस ली। सुबह 10 बजे जुनको की मौत हो गई। जुनको के मर्डर का सच कहीं बाहर ना आ जाए, इसलिए उन्होंने अगले दिन जुनको को एक बड़े से ट्रेवल बैग में रखा और उसको कहीं दूर ले जाकर एक ड्रम के अंदर किया और उस ड्रम को कंक्रीट से भर दिया ताकि जुनको को कोई भी पहचान ना पाए, उसकी पहचान पूरी तरीके से खत्म हो जाए। 5 जनवरी 1989 को वो लोग लगभग शाम के 8 बजे जुनको को कोर्टो के वकासु आइलैंड पर लेके गए और एक कंस्ट्रक्शन साइट ढूंढकर वहां पर उसको डंप कर दिया। जुनको के साथ हुए इस क्राइम ने ना सिर्फ जापान को बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया था। जो जुनून और ब्रूटैलिटी उन 4 जुविलियंस ने दिखाई थी, उन्होंने लोगों के दिल में गुस्से का तूफान खड़ा कर दिया था। बट फिर भी जब कोर्ट रूम में उनका ट्रायल शुरू किया गया, स्टार्टिंग में उनकी आइडेंटिटी को अनोनिमस रखा गया। बट टैब्लॉइड शुकान बुनसुन के जर्नलिस्ट ने उनका सच सामने ला दिया, उनके नाम पब्लिक को शो कर दिए। उनका चेहरा भी अब सबके सामने आ चुका था। उनका कहना था कि इतने दरिंदों को जिन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया है, उनको अनोनिमिटी का कोई भी हक नहीं है। इनकी करतूत सबके सामने आनी चाहिए, भले ही ये 20 साल से कम हो, लेकिन इनका क्राइम किसी अडल्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। जुलाई 1999 में टोक्यो के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने चारों को गिल्टी पाया और उनको किडनैपिंग, टॉर्चर, सेक्सुअल असोल्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर में उनको सजा सुनाई गई। हिरोशी मियानो, जो कि इस केस में उस गैंग का लीडर था, उसको 17 साल की सजा सुनाई गई। बट रिसेंटेंसिंग के दौरान उसकी सजा बढ़ाकर 17 से 20 साल कर दी गई, जो कि उस वक्त जापान में उम्र कैद से बस एक कदम नीचे की सजा मानी जाती थी। प्रोसिक्यूटर ने तो उसको उम्र कैद की सजा दिलाने की मांग की थी, बट वो कबूल नहीं हुई। मियानो के परिवार ने अपना घर बेचकर जुनको फ्रूटा के परिवार को एज ए कंपनसेशन 50 मिलियन जापानीज डॉलर दिए। 2009 में रिलीज होने के बाद मियानो ने अपना सरनेम बदलकर योको यामा रख लिया, बट वो अपने पास्ट से कुछ भी नहीं सीखा। वो अभी भी याकुजा के कनेक्शन को शो ऑफ करता था और पिरामिड स्कीम में शामिल हो गया। उसको 2013 के अंदर स्कैम्स, बैंक फ्रॉड के लिए अरेस्ट किया गया, बट वो कुछ नहीं बोला, इसीलिए उस पर कुछ भी चार्जेस नहीं लगे बिकॉज पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं था। जो ओगुरा को 10 साल की सजा हुई थी। 1999 में रिलीज होने के बाद उसने अपना सरनेम चेंज कर कामिसाकु कर लिया। वो आईटी जॉब कर रहा था, बट उसके पास ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 2004 में उसने ताकातोशी इसानो के नाम के एक आदमी को मारने की प्लानिंग की, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के बहुत ज्यादा करीब आ रहा है। इसीलिए उसने ताकातोशी इसानो को अपने कार के ट्रंक में डाला और अपनी माँ के बार में लेकर चला गया और वहां पर उससे 4 घंटे मारपीट की, जिस वजह से ओबुरा को 4 साल की सजा हुई। 2009 में वो रिलीज हो गया, बट उसकी लाइफ क्राइम और वायलेंस से जुड़ी रही। शिंजी मिनाटो को इनिशियली 6 साल की सजा हुई थी, बट रिसेंटेंसिंग के दौरान उसकी सजा बढ़ाकर 9 साल कर दी गई। जब 1998 में वो रिलीज हुआ तो अपनी माँ के साथ रहने लगा, बट उसका वायलेंस वाला बिहेवियर अभी भी बिल्कुल सेम था और इसीलिए 2018 में मिनाटो एक हॉरिफाइंग क्राइम में फंस गया। उसने कावागुची साइतामा की एक स्ट्रीट पर एक लोहे की रोड से उस पर हमला किया और उसके एक नाइफ भी मार दिया
वो भी सिर्फ एक पार्किंग स्पॉट के झगड़े के लिए। ये काफी ज्यादा शॉकिंग बात थी कि सिर्फ एक पार्किंग स्पॉट के लिए उसने इतना खतरनाक हमला किया, जिसकी वजह से उसको और 6 महीने की जेल हुई। याशाशी वातानबे को सबसे छोटी सजा हुई थी, जो कि 4 साल थी, और वो बाद में बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। उसने इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की, बट 1992 में वो अपील रिजेक्ट कर दी गई। 1996 में रिलीज होने के बाद उसने अपना होम टाउन छोड़ दिया और अपनी मां के साथ रहने लगा। जब ये केस पब्लिक में आया तो टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट और प्रोसिक्यूशन पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। थाउजेंड ऑफ कॉल्स एंड लेटर्स आए डिमांडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अक्यूज। प्रोसिक्यूटर्स ने सिर्फ मियानो के लिए ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट की डिमांड की थी, बट बाकी के लिए वो लीनियंट पनिशमेंट की ही डिमांड कर रहे थे, जो कि पब्लिक को और भी डिसअपॉइंट कर रहा था। इसके चलते कोर्ट को भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। 2 अप्रैल 1989 को जुनको फुरुटा का फ्यूनरल रखा गया। उस वक्त का माहौल सिर्फ उदासी और गुस्से से भरा था। उसके सभी क्लासमेट्स ने मिलकर जुनको के लिए एक हार्ट फेल्ट लेटर लिखा था, जिसको उसके एक दोस्त ने पढ़कर सुनाया भी। हर एक शब्द टूटे दिल की कहानी सुना रहा था। जुनचान, वेलकम बैक। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम फिर मिलेंगे, वो भी ऐसे। तुमने कितना कुछ सहा है ना, तुम्हारे साथ कितनी बड़ी बेरुखी हुई, तुमने अकेली ने कितना दर्द झेला। मुझे खुद पर गुस्सा है क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं जीती रही और तुम वो सब सह रही थी। तुम हमेशा से जेंटल और चेयरफुल थी। जुनचान, वो हैप्पी कोप जो तुमने कल्चरल फेस्टिवल के लिए बनाया था, वो तुम पर कितना प्यारा लग रहा था। मैं कभी वो तस्वीर भूल नहीं सकती। तुम्हारे जाने के बाद हमने डिसाइड किया है कि तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाने देंगे। जब हम अडल्टहुड में कदम रखेंगे तो हम एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करेंगे जहां ऐसे घटिया जुर्म दोबारा ना हो। तुम्हारा नाम हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा जुनचान। प्रिंसिपल सर तुम्हारा डिप्लोमा भी लेकर आए। अब हम सब क्लास 3rd 8 के 47 स्टूडेंट्स एक साथ ग्रेजुएट हो गए हैं। तुम्हारी वजह से ये पॉसिबल हुआ। जुनचान, अब और दर्द नहीं और कोई सफरिंग नहीं, आराम से सो जाना। जुनचान, अलविदा। ये शख्स सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। जुनको के पेरेंट्स के लिए इमोशनल मोमेंट्स जब आया, जब जुनको के एम्प्लॉयर जिस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जुनको काम करने वाली थी, उसने जुनको के पेरेंट्स को जुनको की यूनिफॉर्म दी, जो कि वो पहनने वाली थी काम के दौरान। इसके अलावा ग्रेजुएशन वाले दिन जुनको के प्रिंसिपल ने जुनको के पेरेंट्स को उसका डिप्लोमा भी ला कर दिया। हर किसी का दिल सिर्फ एक ही सवाल कर रहा था कि अगर आज जुनको जिंदा होती तो आज का दिन कितना अलग होता। वो एरिया जहां पर जुनको की बॉडी मिली थी अब एक इंडस्ट्रियल जोन बन चुका है। सो दिस इज जुनको फ्रूटा केस। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू स्मैश द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।